नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेट पॉसिबल के द करंट अफेयर शो में। आज के शो हम चर्चा करेंगे दिसंबर 10 को जो भी देश, दुनिया और प्रदेश में घटनाएं हुई उनके बारे में। चलिए देखते हैं कौन कौन सी घटनाओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे, सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन डिलीवरी के लिए एक ऐप की घोषणा की, इसका नाम है कोविन। देखेंगे किस तरीके से इंपॉर्टेंट खबर हमारे लिए। इसके बाद नए संसद भवन की आधारशिला रखी गई है कल 10 दिसंबर को, देखेंगे उसके बारे में। उसके बाद उड़ीसा सरकार ने हाल ही में 5 स्थानों को इको रिट्रीट कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया, देखेंगे इको रिट्रीट कार्यक्रम क्या है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे, भारत और नेपाल ने द्विपक्षीय एयर बबल व्यवस्था के तहत उड़ानें शुरू करने का फैसला किया, देखेंगे किस तरीके से खबर इंपॉर्टेंट हमारे लिए। इसके बाद हम देखेंगे प्रख्यात लेखक और कवि मंगेश दबलाल का हाल ही में निधन हुआ है, तो देखेंगे किस तरीके से खबर इंपॉर्टेंट हमारे लिए। इसके बाद हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के बारे में। और अंत में रोज की तरह हम चर्चा करेंगे वन लाइन ऑफ द डे के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली खबर, सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन डिलीवरी के लिए एक ऐप की घोषणा की, इसका नाम है कोविन ऐप। तो कोविन ऐप का संबंध किस चीज़ से है? कोविड-19 वैक्सीन डिलीवरी से है। हमें याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कोविड-19 वैक्सीन डिलीवरी के लिए कोविन ऐप घोषणा की गई है, ठीक है। इसके बाद यह क्या करेगी यह ऐप? इस ऐप का काम होगा कि व्यक्तियों के पंजीकरण से लेकर टीकाकरण की अंतिम प्रक्रिया, अर्थात लोगों को टीकाकरण का प्रमाण पत्र जनरेट करने तक का पूरा काम ये ऐप करेगी। तो इसके अंदर कुछ मॉड्यूल हैं जो कि 5 हैं। पहला मॉड्यूल क्या है? पंजीकरण मॉड्यूल। पंजीकरण मॉड्यूल में क्या होगा? पंजीकरण मॉड्यूल के अंतर्गत लोगों को पंजीकरण करने की व्यवस्था की जाएगी। लोग अपना पंजीकरण करेंगे, उन्हें टीकाकरण करवाना है, उसके बाद उनको एक डेट दी जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल में क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेटर मॉड्यूल में पूरे व्यवस्था का होगा कि टीकाकरण सत्र आयोजित कैसे किया जाएगा, इसमें व्यवस्थापकों की मदद होगी, लोगों का वेरिफिकेशन होगा इसके अंतर्गत। फिर टीकाकरण मॉड्यूल या लाभार्थी को विवरण को मान्य करेगा, उन्हें एक डेट दे देगा कि किस दिन उनको मिलेगा टीका, किस दिन के लिए स्लॉट खाली है, किस दिन के लिए नहीं खाली है। इसके बाद रिपोर्ट मॉड्यूल या रिपोर्ट जनरेट करेगा सरकार के लिए कि किसको टीकाकरण लग गया है, किसको नहीं लगा है, किस एरिया में कितना लगा है। इसके बाद आखिरी में होगा एक्नॉलेजमेंट मॉड्यूल, जिसका काम होगा कि लोगों को एसएमएस भेजना और टीकाकरण का प्रमाण पत्र जनरेट करना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर तक। अगली खबर क्या है कि नए संसद भवन की आधारशिला रखी गई। कब रखी गई? 10 दिसंबर को रखी गई। तो हमें डेट का ख्याल रखना है कि 10 दिसंबर को हमारे नए संसद भवन की आधारशिला रखी गई थी। किसने रखी? हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी, ठीक है, देखिए मेंशन है यहाँ पे। इसके बाद क्या है? इसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत विकसित किया जा रहा है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत भारत का जो लुटियंस एरिया है, जहाँ पे भारत की संसद भवन और बाकी सारे ऑफिसर्स स्थित हैं, उस एरिया को दोबारा रीडेवलप किया जाएगा, ठीक है। तो देखो मैंने मेंशन किया है, आत्मनिर्भर भारत की बुनियादी सोच का दर्पण होगा। इस नई इमारत का निर्माण कब शुरू होगा? तो नई इमारत का निर्माण 2022 में पूरा हो जाएगा, जिसकी लागत कितनी आएगी? तकरीबन 971 करोड़ रुपए लागत आएगी। और इसका आकार क्या होगा? ये त्रिकोण आकार का होगा और 64,500 मीटर एरिया में बनेगा, जिसके अंतर्गत 1244 सांसदों के बैठने की व्यवस्था की गई है, ठीक है। इसके अलावा इसका निर्माण कौन कर रहा है? तो इसका निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को। इन्होंने बिड जीती थी, ओपन बिड करवाई गई थी, उसमें इन्होंने सबसे कम बोली लगाई इसको बनाने की, तो इन्हें जिम्मेदारी दी गई। और इस नए संसद भवन की डिज़ाइन तैयार की है HCP डिज़ाइन फर्म, जो कि गुजरात की एक डिज़ाइन फर्म है। तो कुछ बातें हम जान लेते हैं अपने मौजूदा संसद भवन के बारे में। तो उसका निर्माण शुरू हुआ था 1921 में, ठीक है, हमें ख्याल रखना है इस बात का। और पूरा कब हुआ था? ये 1927 में पूरा हुआ था। इसका उद्घाटन हुआ था 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन के द्वारा, ठीक है। इसके बाद इसकी डिज़ाइन किसने तैयार की थी? तो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, यही दोनों लोग वर्तमान नई दिल्ली के वास्तुकार कहे जाते हैं। जो नई दिल्ली का वर्तमान स्वरूप है, उसका डिज़ाइन इन्हीं लोगों ने तैयार किया था, एडविन लुटविन और हर्बर्ट बेकर ने। तो ये देखिए नया संसद भवन और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, दोनों की मैंने यहाँ पे चित्र लगाया हुआ है। ये देखिए हमारा नया संसद भवन जो कि त्रिकोणाकार का है। इसके अलावा ये देखिए पूरा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट यहाँ पे दर्शाया गया है। ये आपका इंडिया गेट, सामने यहाँ पे रायसीना हिल्स पे राष्ट्रपति भवन, ये हमारा नया संसद भवन। और ये ऑफिसेस तैयार किए गए हैं इसके पास में, जिससे कि पहले सारे ऑफिसेस दूर दूर स्थित थे एक दूसरे से, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक, लेकिन अब सारे ऑफिसेस एक पास आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब अगली खबर तरफ बढ़ते हैं। हमारी अगली खबर क्या है कि ओडिशा सरकार ने 5 स्थानों पर इको रिट्रीट कार्यक्रम शुरू किया है। तो हमें ख्याल रखना है कि इको रिट्रीट कार्यक्रम का संबंध ओडिशा सरकार से है। इको अगर एग्जाम में आता है कि इको रिट्रीट कार्यक्रम किस सरकार की योजना है, तो ओडिशा सरकार की योजना है। यह योजना किस लिए चालू की गई है? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया ओडिशा सरकार के द्वारा। यह अभी वर्तमान में जो योजना चल रही है, इसका दूसरा संस्करण अर्थात इको रिट्रीट 2.0। अभी हाल ही में 5 स्थानों पे जो है इसको आगे बढ़ाने का फैसला किया गया। 5 स्थान कौन से हैं? सबसे पहले कोणार्क, जहाँ पे सूर्य मंदिर स्थित है, सतकोसिया, भितरकनिका जो कि एक नेशनल पार्क है, दालिंगबाड़ी जो कि एक हिल स्टेशन है जहाँ पे, और साउथ इंडिया के कुछ एरियाज में से है जहाँ पे बर्फबारी होती है, हीराकुंड जहाँ पे महानदी का बांध स्थित है,
तो ये यहाँ कब से चालू किया जाएगा, इनको फरवरी 2021 से यहाँ पे चालू कर दिया जाएगा। इसके लिए क्या किया जाएगा, वहाँ पे लग्जरी कॉटेज बनाए जाएंगे या झोपड़ियाँ बनाई जाएंगी लग्जरी, जहाँ पे सारी लग्जरी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। तो उड़ीसा के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उड़ीसा भारत के पूर्व में स्थित एक तटीय राज्य था, ये समुद्री सीमा से लगता हुआ राज्य है। इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक और राज्यपाल श्री गणेश जोशी हैं। और उड़ीसा में 2 नेशनल पार्क है, कौन कौन से, सिमलीपाल नेशनल पार्क जो कि प्रसिद्ध है टाइगर के लिए, और भितरकनिका जो कि प्रसिद्ध है घड़ियालों के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें ख्याल रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर तरफ। अगली खबर क्या है, भारत और नेपाल ने द्विपक्षीय एयर बबल व्यवस्था के तहत उड़ानें शुरू करने का फैसला किया है। किसने, भारत और नेपाल ने शुरू क्या फैसला किया है, द्विपक्षीय एयर बबल व्यवस्था। तो हम एयर बबल जानेंगे, ठीक है। और कब शुरू किया है इन्होंने, अभी हाल ही में हमारे देश के विदेश सचिव श्री हर्षवर्धन श्रृंगला, ये देखिए हमें नाम इनका याद रखना है। इस वर्तमान में देश के विदेश सचिव कौन है, तो श्री हर्षवर्धन श्रृंगला वर्तमान में देश के विदेश सचिव हैं, इनका नाम याद रखना है हमें। और एयर बबल व्यवस्था क्या है, तो एयर बबल व्यवस्था अभी कोविड के दौरान शुरू की गई है। इसमें देश क्या करते हैं कि कुछ ही देशों के साथ अपने हवाई संबंध इन्होंने स्थापित किए हैं, जिससे कि एक संपर्क बना रहे आपस में। तो अभी क्या किया, देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि यह दुनिया के विशिष्ट क्षेत्रों के बीच परिवहन और लोगों को संपर्क को संदर्भित करता है। तो मतलब विशिष्ट क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एयर बबल व्यवस्था शुरू की गई थी। मतलब सारे एहतियात बरतते हुए, कोविड के सारे नियमों का पालन करते हुए इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा, ठीक है। अभी हाल ही में इसको कहा जा रहा है कि ये वंदे भारत मिशन का नया अवतार है। तो वंदे भारत मिशन जान लेते हैं क्या है, कि ये देखिए वंदे भारत मिशन, ये अभी कोविड के दौरान जो विदेशों में भारतीय लोग फंसे हुए थे उनको वहां से वापस अपने देश में लाने के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया था। इस कार्यक्रम के तहत तकरीबन 70,000 से ज़्यादा भारतीय लोगों को विदेश से भारत लाया गया। तो हमें ख्याल रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि वंदे भारत मिशन का संबंध किस चीज़ से है, तो विदेश से भारतीयों को देश में लाने से है, को भी कोविड के दौरान, ठीक है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली खबर क्या है कि प्रख्यात कवि और लेखक मंगलेश डबराल का हाल ही में निधन हुआ है। किसका निधन हुआ है, मंगलेश डबराल जी का। इनका निधन 9 दिसंबर के शाम को गाजियाबाद में हुआ है। ये कोविड से पीड़ित थे। ये इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, जो कि साहित्य के क्षेत्र में भारत में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। इनका जन्म 16 मई 1948 को टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था। और ये इन्होंने अपनी एजुकेशन देहरादून से पूरी की, ठीक है। और इसके अलावा मंगलेश डबराल जी जन सांस्कृतिक मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे, और इन्होंने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के लिए काम भी किया। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि हमारे हिंदी में लेखक उनकी रचनाओं के बारे में अक्सर पूछा जाता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है, नए युग में शत्रु, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये हमें याद रखनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन बनने की संभावना अक्सर बनी रहती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। तो कब मनाया गया, 10 दिसंबर, कल 10 दिसंबर को यह मनाया गया। यह पृथ्वी पर सभी मनुष्यों के लिए मानव अधिकारों के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। कब, 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ठीक है। तो ये देखिए मानवाधिकार दिवस 2020 की थीम, बेहतर पुनर्प्राप्त मानव अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि कोविड के दौरान काफ़ी जगहों पे लोगों को उनके जो एक्चुअल मानवाधिकार हैं वह प्राप्त नहीं हो सके हैं। तो अब हमें कोविड जैसे हम उससे पार पा रहे हैं, हमें जो है मानवाधिकारों के लिए खड़े होने की ज़रूरत है, जिससे कि हम उन्हें पुनर्प्राप्त कर सकें, ठीक है। तो देखो इसमें मेंशन किया गया है यहाँ पे, इस वर्ष मानवाधिकार दिवस के सभी विषयों के लिए समान अवसर बनाने और कोविड-19 के कारण पैदा हुई विषमताओं और भेदभाव को कम करने के लिए जोर देता है, ठीक है। तो इसकी घोषणा किसने की थी, संयुक्त राष्ट्र सभा ने इसकी घोषणा की थी, और उसके लिए एक परिषद की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, इसकी स्थापना 2006 में की गई थी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय जिनेवा में है, ठीक है। हमें ख्याल रखना है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय जिनेवा में है, उसकी स्थापना वर्ष 2006 में की गई थी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर क्या है हमारी, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर, ठीक है। तो 9 दिसंबर को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिन अक्सर पूछता है कि कौन सी चीज़ किस दिन बनाई गई, ठीक है। हमें याद रखना है इस चीज़ को। और इस बार अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस का थीम क्या था, विषय क्या था, तो रिकवरी विद इंटीग्रिटी, ठीक है। तो इस वर्ष का विषय कोविड-19 महामारी के प्रभाव से बेहतर पुनर्प्रगति के लिए एंटी करप्शन उपायों को महत्व देने पर जोर देता है, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब इसको अंगीकृत किया था, 2003
2003 में 31 अक्टूबर को भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को अपनाया गया था। कब अपनाया गया? 2003 में। और यह कन्वेंशन लागू कब से हुआ था? तो वर्ष 2005 दिसंबर 2005 से लागू हुआ था। कब से? 9 दिसंबर 2005 से। इसीलिए इस दिन हम लोग भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे मेंशन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2003 में 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के लिए नामित किया। इसके बाद यह दिन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में कन्वेंशन के महत्व पर प्रकाश डालता है। इस साल क्या है? कोविड-19 महामारी के जवाब में भ्रष्टाचार को कम करने और सार्वजनिक क्षेत्र स्वास्थ्य क्षेत्र की जवाबदेही बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। इस बार ये मेंशन किया गया है इनके द्वारा। तो देखिए अगली खबर अब है हमारा रोज की तरह अंत में डिस्कस करना सेक्शन वन लाइन ऑफ द डे। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? इसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे केंद्र सरकार की भागीदारी प्रणाली PGS के तहत जिस केंद्र शासित प्रदेश को एक जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया। किसको घोषित किया गया? लक्षद्वीप जो है पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जो कि पूर्णतः जैविक कृषि क्षेत्र वाला क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। ठीक है, अगर एग्जाम में आता है कि पहला राज्य कौन सा है, तो राज्य सिक्किम था जो कि जैविक क्षेत्र घोषित किया गया था। और पहला संघ शासित राज्य कौन सा है? लक्षद्वीप। तो यहाँ पे 2 फैक्ट हमको पता चल गए। आगे देखते हैं, कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल सबा ने क्या किया है? शेख सबा अल खालिद अल अहमद अल सबा को कुवैत का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। तो आप अगर इतना याद कर लेते हैं हमद अल सबा, ठीक है, तो भी आपका काम चल जाएगा एग्जाम में कि हमद अल सबा को हाल ही में कुवैत का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, बल्कि पुनर्नियुक्त किया गया क्योंकि इसके पहले भी 2019 से वहाँ के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो अगली खबर क्या है? सरकार ने देश भर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट की पहुंच के विस्तार के लिए पब्लिक डेटा ऑफिस PDO के जरिए सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क की स्थापना के लिए एक योजना को मंजूरी दी। इस योजना का नाम है PM वाणी योजना। ठीक है, तो एग्जाम में अगर आता है कि PM वाणी योजना का संबंध किस चीज़ से है, तो पब्लिक इंटरनेट से है, पब्लिक वाईफाई बूथ बनाए जाएंगे। ठीक है, तो PM वाणी योजना हमको याद रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि योजनाओं के बारे में प्रश्न बहुत आते हैं परीक्षा में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे टीचिंग का एग्जाम हो, चाहे नॉन टीचिंग कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने घोषणा की है कि वह अपने पारंपरिक स्थल दावोस स्विट्जरलैंड के बजाय सिंगापुर में 2021 की वार्षिक बैठक आयोजित करेगा। ऐसे नॉर्मली क्या होता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अपनी हर बार बैठक दावोस स्विट्जरलैंड में ही करता है, लेकिन इस बार क्या है, कोविड के कारण, क्योंकि हाल ही में स्विट्जरलैंड में अचानक से जाड़ा बढ़ने की वजह से कोविड के केसेस बढ़ने लगे हैं, जिस कारण से WEF ने फैसला किया है कि वह सिंगापुर में अपनी बैठक को आयोजित करेगा। ठीक है, इसका अगली खबर क्या है? न्यायमूर्ति राजेश बिंदल कौन? राजेश बिंदल को जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। कहाँ का? जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय, जो कि आम न्यायालय है एक दोनों केंद्र शासित प्रदेशों की, उसका मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। यह न्यायमूर्ति गीता मित्तल जी की जगह लेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगली खबर क्या है? म्यांमार के पाल सीन ट्वा को 2020 का गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार एशिया का खिताब दिया गया है। ठीक है, यह जो है पुरस्कार हर अलग अलग कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप के लिए अलग अलग व्यक्ति को दिया जाता है, इसलिए एशिया का पुरस्कार दिया गया है पाल सीन ट्वा जो कि म्यांमार के निवासी हैं। तो ये खबर एग्जाम पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट क्योंकि पुरस्कार अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो चलिए ये थे आज के करंट अफेयर। अब मिलते हैं आपके साथ कल। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं जिससे कि भविष्य में आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें।